साथियों, माफ़ी चाहूँगा, कुछ कारणों से इंटरप्शन आया और उसकी वजह से अभी लाइव जो चल रहा था वो रुक गया। कोई भी साथी जो भी अभी लाइव जुड़ रहे हों, मैं चाहूँगा कि इस पर कमेंट कर दें, बता दें कि वहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। अभी लाइव जो था उसमें थोड़ा इंटरप्शन आ गया, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया। मैं इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा था कि जो जजमेंट हमारा आया हुआ था उस जजमेंट के बारे में हमें सभी को व्यापक जानकारी है, अभी तक सभी तक पहुंच चुकी है वो जानकारी कि जजमेंट में क्या था और उस जजमेंट की कंडीशंस के अलावा तमाम चीज़ें जो थीं वो उनके ऊपर क्या समग्र चर्चा है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ रिज़ल्ट को लेकर, मैं जैसा अभी पहले भी क्लियर किया था कि रिज़ल्ट को लेकर यही है कि अभी से लेकर कुछ ही देर में या फिर हो सकता है कल तक या जभी भी एक विज्ञप्ति जारी होगी और उस विज्ञप्ति के बाद रिजल्ट जो है वो जारी होगा और वो कब तक जारी होगा उसको लेकर के भी एक पूरी अनिश्चितता है। कोई भी एकदम गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि इस टाइम तक तय है कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हाँ, ये पूरी तरह से सही है कि इसके ऊपर काम हो रहा है और एससीईआरटी से जिस तरह की जानकारी है उसने पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया है पीएनपी को कि वो इसके ऊपर पूरा एक्शन लेने के लिए तैयार है। तो प्रशासन जो वहाँ का है उसको शासन से पूरी तरह से निर्देश मिल चुके हैं, तो इसलिए कोई भी ऐसी डिस्कशन जो चले जिसमें चिंता की कोई बात हो, वो ऐसा कोई डिस्कशन हमारे डोमेन में नहीं बचा है। सभी लोग एक पॉजिटिव तरह से इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। अब बात ये कर लेते हैं कि आखिर क्या ऐसी मुद्दे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ऑर्डर में आई और उनके अलावा और क्या चीज़ें थीं। हमें सभी को पता है कि सिंगल बेंच में एक ऑर्डर आया था जिसने 40-45 को बहाल किया था और ये 40-45 वो बहाली थी जो पुराने जियो के हिसाब से थी। शिक्षा मित्रों ने इन दोनों को एक तरह से जो चीज़ कांग्रुएंस सिमिलरिटी की चीज़ होती थी तो वो कॉन्जिक्यूटिव को बार बार सिमिलर के तौर पे दिखा रहे थे और उसी के आधार पे ये 40-45 आ गया था। लेकिन हाँ, ये अच्छा लगा कि यहाँ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उस चीज़ को समझा और कॉन्जिक्यूटिव जो एक शब्द आता है इसका अर्थ होता है क्रमागत, और जो सिमिलर है जिसका मतलब समान है, उन दोनों के बीच के अंतर को अच्छी तरह से समझ के एक ऑर्डर दिया। भोला प्रसाद शुक्ला का ऑर्डर भी उसमें मेंशन किया गया है, जिससे ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि आने वाले टाइम में भर्ती जल्दी होगी। इसकी तरफ पूरे के पूरे कदम बढ़ चुके हैं। सरकार की भी स्थिति आपके सामने क्लियर है कि सरकार लगातार एक सक्रिय तौर पर सामने आई है और लगभग मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी को इस कोरोना का एक समय जो चल रहा है, एक विपदा देश में आई है, उस टाइम पे किसी को उम्मीद थी। तो निश्चित तौर पर ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम होगा इस समय के लिए, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति कैसी है उस स्थिति में यदि वह काम कर रही है तो निश्चित तौर पर उसके सराहना करनी चाहिए। एक मुद्दा था कि जब सिंगल बेंच में हमने केस में एक तरह से कैविएट फाइल की और वहाँ हम पहुँचे थे, आईए के थ्रू पहुँचे थे, तिवारी सर से वहाँ पर हमने बहस भी कराई, लेकिन उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था और जितनी भी कमियाँ थीं वो सारी कमियाँ को हमने डबल बेंच में जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने उनको पूरा किया। फाइलिंग के टाइम पर कुछ चीज़ें ऐसी आई थीं जिनकी वजह से कुछ पिटिशंस लीडिंग बन गई, कुछ पिटिशंस पीछे रह गईं। एक चीज़ आती है लीडिंग पिटिशन को लेकर के, तो मैं आपको एक चीज़ को बहुत ही इम्पॉर्टेंट तौर पर याद दिलाना चाहूँगा। आपको याद होगा कि जब हमने 2 धरने दिए हैं अभी तक अपने इस पूरे इतिहास में, भर्ती के पेपर के बाद 2 धरने मुख्य तौर पर दिए गए हैं। एक धरना दिया गया एससीईआरटी पर जो कि 1 दिन का था और अगले दिन भी एक धरना दिया गया जो 2 दिन का था। इन दोनों ही धरनों में एक चीज़ कॉमन थी कि हमारा जो एम था वो था महाधिवक्ता आए। महाधिवक्ता लीडिंग पिटिशन पे नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम का नियम है 34 जज होते हैं और उसमें एक चीफ जस्टिस भी होता है, लेकिन ये साफ साफ लिखा है कि चीफ जस्टिस कहीं पे भी कोई सुप्रीम नहीं है। मतलब इसका मतलब ये चीज़ है कि वो केवल एक व्यवस्था को देखता है, एक व्यवस्था को करता है। तो उसी तरह की कहीं ना कहीं ये चीज़ भी यहाँ पर भी है कि कनेक्टेड और जो और लीडिंग पिटिशन, ये सारा एक कोई बड़ी इशू नहीं है। इसको लेकर के इशू यदि कोई बना रहा है और सोच रहा है कि वो इशू बनेगा, केशवानंद भारती को हम सब नहीं जानते, ठीक है, हमें उस केस के अंदर क्या था वो पढ़ना होता है। बेरूबरी केस था और ये तमाम ऐसे केस आए हैं, वो ट्रिपल तलाक को लेकर के केस था राजीव गांधी के टाइम पे, और ऐसे तमाम ऐसे केस आए साहब जिनमें लीडिंग पिटिशन एक नाम होता है, तो उसको नाम देने के लिए दे दिया जाता है। तो उसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि
क्या ये ऐसा होगा, तमाम क्वेश्चन आए कि क्या केवल लीडिंग पिटिशन ही सब कुछ है। कुछ लोगों ने पूछा कि ये तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कोर्ट ने, केवल हाँ एक नाम देना होता है हर एक याचिका को, हर एक चीज़ को, तो लीडिंग पिटिशन केवल उतना है। ये चीज़ हमें स्पष्ट तौर पर समझ लेनी चाहिए। फाइलिंग के टाइम पर जो पिटिशन पहले है वो लीडिंग हो जाती है और उसके बाद उसमें कनेक्ट होता चला जाता है। प्रेफरेंस की बात अगर आती कि प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो ये तो जज तय करता है कि प्रेफरेंस में किसको वो सुनेगा। हो सकता है वो टॉप मोस्ट जो सीनियर है उसको सुनना चाह रहा हो पहले, हो सकता है वो स्टेट को सुनना चाह रहा हो सकता है वो किसी अन्य को सुनना चाह रहा हो उस पिटिशन में। और पिटिशन जैसे 2000 लोगों की अगर पिटिशन पड़ी है तो उसमें जो 1900वां आदमी होगा ना और जो पहला आदमी होगा वो भी समान पिटिशनर हैं, उनमें भी कोई अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी याचिका में 100वें नंबर पर हूँ, कोई आदमी पहले नंबर पे, तो पहले नंबर वाला जो है वो राजा है, उस पर मुकुट चढ़ेगा, उसको ले जाके कहीं पे क्राउन गद्दी पे बैठाला जाएगा और जो पीछे वाले उन सबको कह दिया अब तुम इन सबके सैनिक हो। तो ये सब बड़ा अलग अलग तरह की चीज़ें हो जाती हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है आंसर की को लेकर के कि उसमें एक एस्ट्रिक बना हुआ है और सब उसी चीज़ पे है कि वो एस्ट्रिक क्या है। देखिए अभी तक का पीएनपी का जिस तरह का इतिहास रहा है उसमें एस्ट्रिक कॉमन नंबर के लिए दिया जाता है और वही कॉमन नंबर को लेकर के एक थ्योरी पूरी तरह से चल रही है। पीएनपी इसको लेकर के स्पष्ट कर देगा, स्पष्ट किया भी उसने कई जगह पर, लेकिन ऑफिशियली कोई ऐसी चीज़ लिखी नहीं है। लिखना चाहिए था उसे उत्तर कुंजी में कि ये एस्ट्रिक का यूज क्यों किया गया है, उसने वो नहीं किया है। इसकी वजह से तमाम तरह की दिक्कतें आई हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लोग अभी भी अपने आप को पास और फेल के बीच में समझ रहे हैं कि वो कहाँ पर है। मैं समझ सकता हूँ उस स्थिति को पूरी तरह से। इसी समय पर एक स्लीपर सेल होती है। स्लीपर सेल जान रहे ना, जैसा कश्मीर में चल रहा है स्लीपर सेल को, यहाँ हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, वहाँ पे स्लीपर सेल से लड़ा जा रहा है। वो कश्मीर को अलग करना चाहती है, उसका उद्देश्य कुछ और है। जो लोग 1-2 नंबर से रह रहे हैं, 3 नंबर से रह रहे हैं, वो लोग हैं जो वास्तव में डिजर्विंग कैंडिडेट थे, कुछ कारणों से रह जाते। मैं भी कई परीक्षाओं में 1-2 नंबर से रह गया, कई बार ऐसा हुआ सभी के साथ ये चीज़ें पूरी तरह से हुई हैं। कुछ स्लीपर सेल ऐसी एक्टिव हो गई हैं जो आंसर की को लेकर के चैलेंज करने के लिए 12-14 प्रश्नों के ऊपर बात कर रही हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कोर्ट में लेके मत जाना है कि स्वास्थ्य छिद्र वाला बड़ा परेशानी आपको कर रहा है। एनसीईआरटी में कक्षा 7 और कक्षा 6 की, ठीक है, पार्ट नंबर 9 जो है वो कक्षा 6 का पढ़ लीजिएगा और पार्ट नंबर 7 जो है वो पार्ट नंबर 10 कक्षा 7 का पढ़ लीजिएगा। उसी के बाद आगे बढ़िएगा ये स्वास्थ्य क्षेत्र वाले के लिए। और ये हाइड पास्ट टेंस की बात, भाई देखो हाइड होता है, हिड होता है, हिडन होता है, ठीक है। हिड जो होता है वो पास्ट टेंस होता है और हिडन जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल के काम और हैं, वो वर्ब और एडजेक्टिव बनता है, और पास्ट टेंस के काम और हैं। ये दोनों चीज़ें अंतर हैं, ठीक है। तो बेकार की कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर के निश्चित तौर पर सभी में असमंजस है। उन असमंजस वाले मुद्दों पर डिस्कशन हो, उन चीज़ों को लेकर के एक हेल्दी तरह से डिबेट भी हो और हेल्दी तरह से केस भी फाइल किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको जिसे डिफेंड करना है वो डिफेंड करेगा, जिसको उसमें साथ में जाना है आंसर की के अपोजिशन में जाना है वो अपोजिशन में जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसी छोटी छोटी बातें मत करना कि भाई सिरेमिक संस्थान और ये हमने वहाँ देखा, कॉमन साल्ट आउट ऑफ सिलेबस है। भाई पोषण आता है ना, पोषण बॉडी का, उसके अंतर्गत वो कॉमन चीज़ें आती हैं। कभी मौका मिले तो उनके ऊपर चीज़ों के देखना, अच्छी तरह से समझ लेना। और अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कंडीशन है। देखिए सरकार की तरफ से एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं कृष्णानंद पांडे जी, उनकी तरफ से सरकार ने कैविएट फाइल कर दी है। हमारी तरफ से भी फरीदी सर हैं, उन्होंने कैविएट फाइल कर दी है। कैविएट एक तरह से समझ लीजिए एक रक्षा घेरा है उस चीज़ का कि कोई आदमी अगर जाता है वहाँ तो उससे पहले साहब हमें भी बताना होगा कि सब बातें कि हम भी कुछ हैं। ऐसा नहीं है कि जा करके चले जाओगे और अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18 और जाने क्या क्या उठा करके कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे। तो हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर था कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम करा जाए, जिससे कि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना बचे लोगों में। देखिए फिर वही बात आती है, क्रेडिट के लिए काम करने के दिन लद चुके हैं। उसका पीछे का केवल एक कारण है कि साहब सामने नियुक्ति पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही है। एक असमंजस हो सकता था कि हाँ ये टाइम है, अभी राजनीति कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा है, इसमें ऐसा कर लेते हैं। जब दिख रहा है कि 2 अलग अलग ऑर्डर, जब भोला प्रसाद शुक्ला की बात आती है तो वो एक अलग ऑर्डर है और एक ऑर्डर को दूसरे ऑर्डर के ऊपर कभी भी अपने आप भी सुप्रीम कोर्ट
ये नहीं चाहेगा कि ओवरलैपिंग हो। तो अगर एक ऑर्डर पहले निकल चुका है जिसमें जुलाई तक काम होना है और अगर उसको फिर से इस तरह से देखा गया है, तो मुझे ये लगता है कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सकारात्मक हमारे साथ बहुत ही जल्दी होने वाला है, और उस जल्दी के लिए ही किसी भी तरह की कठिनाई आए उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अनुच्छेद 14 का नाम लेकर के ये लोग कोर्ट में गए थे, वहाँ पर अच्छी खासी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। सहानुभूति सभी के साथ होनी चाहिए, मुझे भी है, हर आदमी को होगी, पर सहानुभूति आप गलत आर्गुमेंट के दम पर अगर जीतना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी हो पाएगा। हाँ, कई बार हो सकता है कि कोई आदमी हो जो कि पहले से ही बाइस्ड हो, फिर वो उस चीज़ के ऊपर डिसीज़न दे दे, या हो सकता है कोई भी आदमी इस तरह का हो कि वो बस एक तरह से समझौता कराना चाह रहा हो। एक होता है ना न्याय करना, एक होता है समझौता करना। तो पिछला ऑर्डर था, निश्चित तौर पर वो एक समझौता था कि हाँ भाई 0 है और 90-97 उसके बीच का एक रास्ता निकाल दिया, 0 पे तय कर दिया। न्याय मांगने जाते हैं लोग, न्यायालय में समझौता करने नहीं जाते हैं, लेकिन कोर्ट कई बार समझौते कर देती है। कई केस हुए हैं, यहाँ पर भी उसी तरह की चीज़ें देखने को मिली थी, पर उसका सुधार हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट में हम किसी भी तरह से अपने आप को पीछे ना रह जाएं। इसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि टीम के द्वारा कुछ चीज़ें जारी की गई हैं, उसमें पूरी तरह से बताया गया है कि क्या काम वो करने जा रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि फाइनेंशियल जो सपोर्ट है, आर्थिक सहयोग की महत्ता इसी चीज़ पे आप समझ सकते हैं। एक प्रश्न बन सकता है कि भाई कोर्ट में केस लड़ने में आर्थिक सहयोग की महत्ता स्पष्ट करें, तो वो आप इसी से समझ सकते हैं कि जब सिंगल बेंच में हम लोग थे, एक आईए फाइल की थी और उस आईए पे हमारे पास पैसा भी नहीं था और बहुत ही कम सीमित संसाधन थे। उस स्थिति में क्या हुआ कि केस हार गए। क्यों? क्योंकि हम वकील को ऐसा नहीं खड़ा कर पाए कि पूरी तरह से वो दबाव बना पाए। तिवारी सर ने जिस तरह का अपना दबाव अंतिम स्तर पे बनाया, वहीं अगर हमारे पास एक पैनल होता और ज़्यादा एडवोकेट होते तो निश्चित तौर पर और अच्छा प्रभाव पड़ता। तो वो चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि हम वहाँ पर किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो यहाँ पर चीज़ आपने देखी थी कि 20 लाख रुपए में कालिया सर जो थे वो हमारी तरफ से कोर्ट में उतरे थे। तमाम लोगों के आरोप लगाए गए, 20 लाख का वकील कहाँ है, 20 लखिया वकील कहाँ है। तमाम लोग थे, अलग अलग तरह के थे। धरने में भी उन्होंने चीज़ों को दो तरफ ले जाना चाहा कि धरने से हट के ध्यान इस तरफ जाए। इस तरह के लोग भी हमें समय समय पर मिले, लेकिन अंत में ये था कि परिणाम मायने रखता है। परिणाम सकारात्मक आया, हमारे पक्ष में आया। और ये चीज़ समझनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीज़ सस्ते में नहीं होने जा रही है कि वहाँ पर सस्ते में कुछ हो जाए। पर हियरिंग एडवोकेट पैसे लेते हैं वहाँ पर, और उस हियरिंग पे सुनवाई होगी या नहीं होगी, ये चीज़ें भी पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि उनको लाए हैं आप उनको पैसा दीजिएगा, वो वहाँ बैठेंगे, उनको मौका मिलेगा, वो बोलेंगे। जिस तरह की अभी तक की व्यवस्थाएं और चीज़ें सीनियर्स से सुनने को मिली हैं, मैं उन्हीं के आधार पर ये चीज़ों को बता रहा हूँ, और इसी तरह की चीज़ें लगभग चलती भी होंगी जिस तरह का स्थिति आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये चीज़ें पूरी तरह से हमारे पक्ष में हो पाएँ, इसके लिए ज़रूरी होगा कि एडवोकेट हम वहाँ पर खड़ा कर पाएँ। रही बात लीडिंग पिटीशन, मैं दोबारा से उस मुद्दे पे आ रहा हूँ, लीडिंग पिटीशन और कनेक्टेड पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है हमारा ना, यही दो ऐसे लोग हैं इस पूरी दुनिया में जो भारत में मौलिक अधिकार जो मिले हैं हम लोगों को ना, उसमें सुपीरियरिटी के या किसी को भी आगे बढ़ा, इन सब समानता की बात करते हैं कि सब आदमी समान हैं। अब आप ये सोचो कि वहाँ पर वो किसी एक आदमी को बड़ा मान लेगी, एक को छोटा मान लेगी, एक को क्राउन पहना देगी, एक को पीछे। जिस तरह से हमारे लिए केशवानंद भारती केवल एक नाम है, हमारे लिए बेरुवारी केस एक केवल नाम है, गोलखनाथ एक केवल नाम है, इसी तरह से और भी जो लीडिंग पिटिशंस हैं इस पूरी दुनिया की, वो केवल और केवल एक नाम बन के रह जाती हैं। वैसा तो करेंगे नहीं कि सबको ये याद दिलाया जाए कि भाई 157/19, इतना नहीं ना, ये सब डिजिट में नहीं, नाम याद रह सकते हैं हमको, तो उनके लिए व्यवस्था होती है। तो उसके लिए समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई भी दावा तो कोई भी कर सकता है। छदम दावे अलग अलग स्तर पे होते रहे हैं, होते रहेंगे, और ये तब तक चलेंगे जब तक नियुक्ति पत्र पा के आप घर में नहीं बैठेंगे, आराम से उसको देख रहे होंगे कि हाँ बस अब स्कूल हमें मिल चुका है, और अगले दिन जाके स्कूल ज्वाइन नहीं कर लेंगे। उसके बाद भी केस चलता रहेगा। ये छदम दावे, ये छदम चीज़ें होती रहेंगी। इनको लेकर के ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि इसका कोई आधार नहीं होता है। बाकी लोगों के पास मैन पावर है बहुत बड़ी बड़ी, उनके पास हजारों की संख्या हो सकती है, वो अलग अलग सेक्शन में लोगों को बांट के काम कर सकते हैं। हम लोगों के पास हाँ सीमित लोग हैं ज़रूर, हम कुछ 6 7 8 10 लोग काम इस पे कर रहे हैं, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर कुछ ऑथेंटिक चीज़ जब मिलती है तभी पोस्ट आती है। कई लोगों का ये पोस्ट मैं देख रहा था, बातें देख रहा था कि इस बारे में बताइए उस बारे में बताइए। भाई साहब जो कुछ भी है नियुक्ति 7 दिन में मिलेगी, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, लेकिन ये तभी तक मिलेगी, ये तभी मिलेगी जब सरकार इसके ऊपर काम करेगी। सरकार काम कर रही है, शासन काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, मुझे लगता है कि चीज़ें सकारात्मक हो रही हैं तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि वैसा ही हो। तो इसके लिए एक तरह से जो चीज़ मुख्यमंत्री जी ने बोली उसको लेकर के कोई भी जवाबदेह नहीं हो सकता है। रही बात शासन और प्रशासन से संपर्क की, तो वो निश्चित तौर पर SCRT PNP से लेकर हर स्तर पर बना हुआ है। भर्ती के जियो में जो जो दिक्कतें आ सकती हैं उन सारे दिक्कतों के ऊपर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। सीनियर्स जो थे उनसे चर्चा की जा चुकी है। जो पिछली भर्ती के जियो में जिन एडवोकेट ने देखा था उस जियो को, उस जियो के ऊपर आपत्तियों को दर्ज किया था, उन वकीलों से भी बात की जा चुकी है कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। उन सारी दिक्कतों को संबंधित जो भी अधिकारी है, संबंधित विभाग है, वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। उनको सारी की सारी सूचना दी जा रही है कि क्या क्या कमियाँ हो सकती हैं, किन किन स्तर पर चीज़ें हो सकती हैं। कई लोग ऐसे भी थे जिनका केवल और केवल 1 साल पूरा हुआ था उनके प्रशिक्षण का, चाहे वो BEd हो BTC हो, उन्होंने भी इसमें फाइल किया, फिर 1 साल बीत गया तो अब वो उसमें है कि शायद उनको नौकरी मिल जाए। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि इसके लिए भी व्यवस्था कुछ ना कुछ तो की ही जा रही होगी, और अगर नहीं की जा रही है तो हम लोग जिम्मेदारी के साथ याद दिलाएंगे कि भैया 69,000 एक स्टूडेंट अगर पास हो, मतलब 69,000 प्लस एक पास हो, तो वो एक जो है वो धोखे से रह ना जाए कहीं इस आधार पर, क्योंकि बाद में उसे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कोई चला नहीं जाएगा, BSc में डॉक्यूमेंट जमा होंगे, वहाँ से 2-3 महीने में आराम से एनालिसिस होगा, एक एक बिंदुवार पकड़े जाएंगे, तो उसके बाद 420 का केस लगेगा और जेल में जाएंगे। वो सब चीज़ें, रिकवरी होगी, तमाम सुनते रहते हैं, वो सब चीज़ें तो होती रहेंगी। लेकिन ये होगा कि जो आदमी डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसका तो हक मारा जाएगा। तो उसके लिए भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके ऊपर भी चर्चा की जा रही है। और जो भी तरह की दिक्कतें हैं इंटर स्टेट और जो भी दिक्कतें आ सकती हैं उन सभी के ऊपर विस्तृत चीज़ों को चर्चा की गई है अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से, और वो उनका भी रिस्पांस अभी तक का सकारात्मक है। वो इस चीज़ को लेकर के काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में क्या कैसी स्थितियां बन सकती हैं उसके लिए सरकार अपना काम करेगी, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए जो रोटी देता है ना वही थाली की व्यवस्था करके देता है। कोई आदमी आज तक देखे आपकी वो मतलब खाना ऐसे फेंक के दे रहा हो, नहीं दे रहा है ना। जो जिसके अंदर इतना दिल होगा कि वो आपको खाना दे रहा है साहब, वो नीचे तस्तरी लगा देगा, प्लेट लगा देगा, कुछ नहीं तो पत्तल लगा देगा, कागज पे रख के देगा, कुछ तो देगा ही देगा ना खाने के लिए। तो जो खाने की व्यवस्था करेगा वही व्यवस्था करेगा कि खाना किस में रख के खाया जाए। तो अगर सरकार व्यवस्था कर रही है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं उन सब के ऊपर सरकार निश्चित तौर पर काम करेगी। और बाकी आपके कुछ अगर प्रश्न हो तो उनको जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, तो उनके ऊपर मैं बता देता हूं आपको। अगर मेरे पास किसी भी तरह की उसको लेकर जानकारी होगी। सबसे पहला प्रश्न ये आया कि रिज़ल्ट कब आएगा। देखिए रिज़ल्ट को लेकर के SCRT से जो सूचना है वो उन्होंने फ्री हैंड, SCRT उसको कहा जाता है, वास्तव में शिक्षा निदेशालय बेसिक जो है शिविर कैंप है उसका, वहाँ से जानकारी मिली है कि पूरी तरह से फ्री हैंड दिया जा चुका है। PNP को अधिकार दिया जा चुका है हर तरह का कि वो शीघ्र से शीघ्र जो है वो रिजल्ट को जारी करे। इससे ये पता चलता है कि सारी की सारी जिम्मेदारी PNP के पास है। जिस स्तर पे भी कमी होगी PNP उसको पूरा करके विज्ञप्ति निकालेगी और विज्ञप्ति के बाद रिजल्ट जारी करेगी। ये क्रम है, नियम के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से रिजल्ट आंसर किया है उसके साथ में रिजल्ट दे दे। देखिए एक एक चीज़ पर जो विरोधी है, विरोधी तो मैं नहीं उसको कहूँगा, विरोधी एक गलत शब्द हो जाएगा, जो दूसरा पक्ष कह सकते हैं, विपक्ष भी नहीं कहेंगे, सब पक्षी एक ही जैसे हैं, वो आपत्ति कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। तो इसलिए उस छोटी, अब आप सोचे कि रिजल्ट आंसर की दी उसके तुरंत बाद रिजल्ट हाथ में दे दे, भाई साहब प्रक्रिया होगी हर चीज़ की, विज्ञप्ति की प्रक्रिया है तो उस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। अन्यथा कोर्ट में फिर एक केवल इसी इशू को लेकर के केस दायर हो जाएगा और फिर पूरी चीज़ें हमारे साथ जो सकारात्मक हो रही हैं वो बिगड़ जाएंगी। एक ये चीज़ आई कि एवरेज कितना सहयोग करना है। भाई साहब देखिए वहाँ कुछ सस्ता नहीं है, कुछ भी एवरेज आप सहयोग कर दीजिए, यदि
और आवश्यकता होगी तो वो समय के साथ बता दिया जाएगा, जैसा कि अभी तक चीज़ें निकल कर आई हैं। याची भी बनाया जाएगा क्या? निश्चित तौर पर भाई साहब याची बनाया जाएगा, याची पिटेशन वहाँ पर भी फाइल की जाएगी, तो उसी तरह की चीज़ें होंगी। राहुल भाई कह रहे हैं हंस दीजिए, एक बार हंस दीजिए, सभी मिलके हंसेंगे, बहुत अच्छा लगेगा उसी टाइम पे। और कोई भी प्रश्न हो तो जल्दी जल्दी। आपके कितने नंबर बढ़ गए हैं? भाई साहब मेरा एक भी नंबर नहीं बढ़ा है, तीनों के तीनों क्वेश्चन मैं वहाँ पे सही अटैम्प्ट करके आया था। कई लोग हैं, साथी हैं, फ़ोन करके बताते हैं इतना इतना बढ़ गया, बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है यार, मतलब पढ़ता वो हमारे ही बढ़ता अंत में, लेकिन ये होता चलो एक बार गलती कर दिया होता, कुछ सकारात्मक मिलता है। मतलब इस टाइम पे हमारे पास में कोई सकारात्मक नहीं मिल पाया है। भाई कुछ आरक्षण के बारे में बोल दो। हाँ, ये मंत्री जी के चीज़ आई थी कि जो भर्ती है वो पुराने विज्ञापन पुरानी है, तो उसी के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया चलेगी। तो निश्चित तौर पर उसी हिसाब से शासन ने जब निर्देश दिया है तो उसी हिसाब से काम हो रहा होगा, और भर्ती का जियो भी आगे उसी तरह से बन रहा होगा। आगे कोई भी भाई डॉक्यूमेंट बीएससी ऑफिस में जमा है तो काउंसलिंग कैसे होगी? भाई साहब निश्चित तौर पर जो भी एक चीज़ ध्यान रखिए, खाने की जो व्यवस्था कर रहा है थाली वही देगा, ये अंतिम बात है। इसके अलावा ओटीपी को लेकर के दिक्कत हो गई, चाहे कहीं आप बाहर फंसे हो। देखिए, अगर सामान्य समय चल रहा होता, आप गोवा घूमने गए होते, अचानक से भर्ती आ जाती तो सरकार आपको अहमियत नहीं देती, आप केस भी डालते तो कोर्ट भी कहती भाई पहले गोवा घूम लो आराम से, उसके बाद आ जाना, कभी अगली भर्ती में दे देना। आप अपने मन से तो फंसे नहीं हैं कहीं पर, जहाँ भी अपने गृह जनपद में फंसे हैं या किसी अन्य जनपद में फंसे हैं या कहीं प्रदेश से भी बाहर फंसे हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस लॉकडाउन जो सरकार ने खुद लगाया है उसी को मानने के लिए ही तो वहाँ रुके हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो खाना देगा वही थाली की व्यवस्था करेगा ही। ओएमआर में गलती के विषय में भाई, ओएमआर में भाई साहब जितना अभी तक की स्थितियां आई हैं निकल कर पुरानी, उनके हिसाब से यही है कि रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर को लेकर के, या सीधे तौर पर कहें कि गोलों को लेकर के, जो ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर की फुल फॉर्म यही है, तो वो क्या करता है कि जो मार्क्स बने हुए हैं ना, जो बनाएंगे आप गोले, उनको पढ़ेगा वो। उसको ये नहीं है कि आपका साइन छूट गया, आपने नाम छोड़ दिया, आपने अंक छोड़ दिए, वो सब चीज़ें उसे मायने नहीं रखती और हाथ लगता नहीं है किसी कर्मचारी का इसमें, क्योंकि उसको बनाने के लिए कि एक तरह से पारदर्शिता बनी रहे, तो आपके एक तरह से कहें कि अगर गोले गलत नहीं हैं तो आपके विरुद्ध कुछ भी नहीं है। गोले गलत हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वो किसी क्वेश्चन के गलत हों, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के गलत हों, चाहे वो आपके सीरीज के गलत हों, चाहे वो आपके रोल नंबर के गलत हों, या उसके अलावा भी कोई अन्य चीज़। यदि जिस तरह से मेरे पास ये है, मैं एक बार देख ही ले रहा हूँ क्या क्या भरना था हमको। रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, बुकलेट और आंसर्स, बस इतना ही तो गोला भरने थे। ये चारों चीज़ों में अगर कुछ भी गलत है तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि पीएनपी किसी तरह का कंसिडरेशन अपने स्तर से करेगा। कोर्ट ऑर्डर आप कुछ निकलवा लीजिए, उसके बाद वो करे तो बात अलग है। क्या आपको योगी जी की बात पे भरोसा है? देखिए, योगी जी की बात पे भरोसा और भरोसा ना करने के बीच एक बहुत छोटी सी लाइन होती है जिसको राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई भी आदमी राज्य जब चलाता है तो उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है, जनता याद रखती है उसकी बातों को कि उसने क्या किया है पीछे और क्या वो आगे करेगा, और उसके बाद उसे चुनाव में भी आना होता है। जो व्यक्ति राज्य का मुखिया होता है, फिर वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो भरोसा करना पड़ेगा। देखिए, आपको याद होगा पान सिंह तोमर का सीन, उसमें वो पूछते हैं, जब वो नौकरी में रिक्रूट होते हैं तो पूछते हैं कि सरकार पे भरोसा या नहीं। तो भाई जब नौकरी करिएगा आप तो सरकार पे तो भरोसा करना पड़ेगा। सरकार, या तो आप प्राइवेट काम कर रहे होते तो सरकार के विरुद्ध बोलिए, सरकार के अगेंस्ट काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है एक तरह से कोई भी चीज़ को। लेकिन जब सरकार के पक्ष में चीज़ें, जब आपको नौकरी चाहिए तो निश्चित तौर पर सरकार जो कर रही है उसमें भरोसा रखना होगा, उसके अलावा कोई और भी चीज़ नहीं है हमारे पक्ष में। क्या रिजल्ट जारी हो सकता है? बिल्कुल भाई साहब, हो ही सकता है। और कोई भी मार्कशीट सर्टिफिकेट कॉलेज से नहीं मिल पाया है? भाई साहब निश्चिंत रहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, खाने की व्यवस्था जो कर रहा है, प्लेट वही देगा, तस्तरी वही देगा, आप खाली हाथ होंगे तब भी वो व्यवस्था करेगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन आपने नहीं लगाया है, लॉकडाउन सरकार ने लगाया है। आप जहाँ फंसे हुए हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ आप उसी सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कोरोना जैसे एक विश्व संकट जो है उससे बचने के लिए और खुद को बचाने के लिए और समाज को बचाने के लिए रुके हुए हैं, तो आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आपको रोटी मिलेगी तो जो थाली है वो रोटी देने वाला खुद लेके आएगा। इसके अलावा और कोई प्रश्न बचे हों पूछिए फिर।
कितने लोग पास हो रहे हैं भाई साहब? देखिए पिछली बार 41,000 पास थे 1,10,000 में, अब उस हिसाब से तो 35-40% पास होने चाहिए। यही है ना, अनुमान की बात कर दे तो अनुमान तो ऐसे ही लगाए जा सकते हैं। कुछ लोग फिगर लेते हैं, नंबर संख्या लेते हैं कि पिछली बार 41-40,000 पास थे तो अब की बार 10,000 20,000 और बढ़ा लो, 60 हो जाएंगे। कुछ लोग परसेंटेज में बात करते हैं। तो अब इसको लेकर के अपने अपने आंकड़े हैं, विज्ञप्ति आएगी उसके साथ सब कुछ पता चल जाएगा कि कितने लोग पास होंगे, कितने लोग फेल होंगे, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। बस थोड़ा बहुत टाइम जा रहा है, जितना मुझे समझ आ रहा है। कितने कैंडिडेट पास होंगे भाई साहब बता चुका हूँ मैं, पंकज जी। आंसर की में क्या संशोधन और कितने नंबर बढ़ सकते हैं? भाई साहब देखिए, संशोधन और नंबर बढ़ने के लिए मैं बता चुका हूँ। ऐसे प्रश्न लेके मत जाइएगा कोर्ट में जिनके ऊपर कोई मतलब मैं ही खंडन कर दूं कि साधारण नमक में कौन कौन से अम्ल होते हैं, क्या होते हैं। अब ये पोषण के अंतर्गत आता है। कक्षा 6, 7, 8 की किताबों में भी अम्ल क्षार लवण पढ़ाना नहीं है, लेकिन उसमें भी बताया गया है कि भाई साधारण नमक में क्या होता है। कोई आपको रेडिकल्स का तो एनालिसिस करना नहीं था कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इसको अलग अलग निकालो, उसकी विधि लिखो, क्या डालेंगे तो क्या रंग आ जाएगा, है ना। तो इसलिए वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। उसको लेके जाइएगा तो वहाँ से मुझे लगता है जितना अभी तक भगा दिया जाएगा। तो अगर रीजनेबल क्वेश्चन होंगे जिनके ऊपर बात की जा सकती होगी तो बढ़ सकते हैं नंबर। क्या आज रिजल्ट की विज्ञप्ति आ सकती है? भाई साहब सभी लोग एक केवल और केवल इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि अनुमान, और उस अनुमान के अतिरिक्त किसी के पास कुछ नहीं है। अनुमान हो सकता है सभी का सकारात्मक हो, सही आ जाए, नहीं भी हो सकता है, जैसा भी होगा। पर मुझे ये लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में सब कुछ चीज़ें सरकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बशर्ते किसी भी तरह की रोक ना लगे, किसी भी तरह का स्थगन ना हो किसी भी स्तर पे। सरकार आपको लेटर जारी करना चाह रही है, वो चाह रही है आप जो इतना 1.5 साल से आप सरकार से मांग कर रहे थे अपने हक की, वो आपको देना चाह रही है, बगैर ये देखे हुए कि देश के अंदर क्या संकट है, क्या स्थितियां बनी हुई हैं। पंकज जी इसका जवाब मैं दे चुका हूं। कैंडिडेट 2 आधार पे लोग तय कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो परसेंटेज के आधार पे, कुछ संख्या के आधार पे, इसीलिए दोनों में मतभिन्नता है। स्टे किसी भी लेवल पे लिया जा सकता है। देखिए ऐसा है, अर्जेंसी रहती है। अनुच्छेद 14 में क्या रहता है, एक समानता की बात आती है वहाँ पे कि 2 लोग हैं वो समान लोग हैं, उनके ऊपर बात होती है। अच्छा ये अनुच्छेद 14 जो है ये हमारे मूल अधिकार हैं और इनको बचाने वाले 2 ही लोग हैं इस दुनिया में, एक है हमारा उच्च न्यायालय और एक है सर्वोच्च न्यायालय। तो जब आदमी इनके पास जाएगा तो वो सुनेगा ही सुनेगा इनको, ये चीज़ होती है। तो वैसी स्थिति में अगर ये उसके ग्राउंड पे अपनी अपील तैयार कर रहे होंगे तो सुनना पड़ेगा कोर्ट को। तो स्टे भी लगा सकती है। स्टे क्यों लगा सकती है? इसीलिए कि ये गुमराह कर ले जाएं कि हाँ 614 का केस है। क्योंकि कोर्ट को बस इतना बताना है कि कॉन्जुगेटिव एक शब्द आता है ना, जिसका मतलब होता है क्रमागत, और एक शब्द आता है सिमिलर। ठीक है, तो कॉन्जुगेटिव रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, ना कि सिमिलर मतलब वो लिखा हुआ रिक्रूटमेंट या पार्ट ए पार्ट बी लिखा हुआ है। तो ये अंतर थोड़ा सा बताने के लिए एक अच्छा वकील चाहिए होगा, उसी के लिए आए थे। भंडारा कब होगा? भाई साहब भंडारा उसी दिन हो जाएगा जिस दिन मतलब सब कुछ हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि अभी भी हवाएं बंद नहीं हुई हैं। वो वाली बहना जो हमारे हित की नहीं है वो अभी भी बह रही हैं, उनको रोकना तो पड़ेगा। कोई करप्शन तो नहीं है पीएनपी में। देखिए इसको लेकर के लोगों में मतभिन्नताएं पाई जा सकती हैं, सबके अपने अपने कयास हैं कि ये हो सकता है वो हो सकता है। मुझे लगता है सरकार पे भरोसा करना ही पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास कोई, ना तो मेरे पास अपनी पर्सनल सीबीआई है, ना आपके पास अपनी है कोई वो है कि मतलब इंटेलिजेंस है। सभी के पास अपना अपना वही चीज़ें हैं। कोई भी बहुत तगड़े तरह से अंदर घुस के नहीं कर सकता कि इन्वेस्टिगेट करके ले आए। तो इसीलिए सरकार पे भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार के आप उसमें बैठने जा रहे हैं सरकार के एक तरह से अंडर में, तो भाई साहब सेवा नियमावली माननी पड़ेगी, सरकार में भरोसा करेंगे। कॉमन अंक मिले या क्वेश्चन हटा दिए गए? भाई साहब अभी तक के अनुमान के हिसाब से कॉमन अंक मिले हैं, लेकिन पीएनपी को ये चीज़ स्पष्ट करनी चाहिए थी, जिसको मैं बार बार कहूँगा, जो उसने स्पष्ट नहीं करी है। और वो चीज़ स्पष्ट मुझे लगता है अभी तक लगभग हो ही चुकी है, लेकिन लोगों के पास कन्फ्यूजन है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, लिखा हुआ देखते हैं लोग। तो इसीलिए मैं भी दावा नहीं करता हूँ, लिखा हुआ देखना है आपको, और वो निश्चित ही थोड़े टाइम में आ जाएगा। वो ओबीसी सेफ गुणांक बता दीजिए। कोई गुणांक सेफ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि 100 गुणांक वाला भी सेफ है, अगर 100.1 वाला आदमी जिंदा है इस दुनिया में। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी मतलब गुणांक सेफ नहीं है, क्योंकि हर एक गुणांक के आगे गुणांक जरूर है। लेकिन यह है कि अनुमान सभी ने लगाए हैं अपने अपने स्तर से। कैंडिडेट की संख्या क्या होगी उसी पे तय होगा कि गुणांक क्या जा सकता है, तब तक कोई भी कुछ नहीं बता सकता है।
ये शिवेंद्र और सर्वेश दो अलग टीम क्यों? देखिए, दो अलग टीमें नहीं हैं, टीमें एक ही थीं, विचारों में भिन्नता आई। अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं सभी की होती हैं, हर आदमी महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षा के बगैर मैकडूगल ने 14 इच्छाएं बताई हैं, याद होगा आपको। ठीक है, तो हर आदमी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, उन्हीं दिशाओं में काम करता है आदमी। किसी को आप बांध नहीं सकते कि वो इस लाइन पे ही चलेगा, वो इस लाइन पे चलेगा। हर आदमी अपना काम कर रहा है, तो दो टीमें बन जाएंगी। कल को और कोई भी अगर चाहेगा तो और टीमें बन जाएंगी। बस हित भर्ती का होना चाहिए कि 90 और 97 किसी तरह से बचा रहे और नियुक्ति मिल जाए। स्कूलों में बैठ के बढ़िया से 2 से लेके 20 तक पहाड़ याद करा दिया जाए। बिना ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की काउंसलिंग संभव है क्या विपिन जी? खाना जो देगा ना, वो सारी व्यवस्था करेगा, आपको प्लेट भी देगा। बार बार यही चीज़ें बता रहा हूँ, जितने भी डाउट हैं आपके मन में, ये चीज़ समझ लीजिए। जो खाने की व्यवस्था कर रहा है, प्लेट वही देगा। सर, आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं भाई साहब, मैं कोई बात नहीं घुमा रहा हूँ, आप पूछ लीजिए, आपकी बात को एकदम स्ट्रेट बताऊँगा। रिजल्ट मैम आ जाएगा। याची बनने के लिए पैसे दे क्या हम सब? कृपया बताइए आयुष भाई। याची बनने के लिए पैसे याची बनने के लिए नहीं, बड़ा कॉन्सेप्ट ये बहुत अलग है। देखिए, जहाँ स्टेट लड़ रहा होता है ना, वहाँ पर याची और वो सब चीज़ें अपने आप में गौड़ हो जाती हैं। मुख्य चीज़ ये रहती है स्टेट लड़ रहा है या नहीं। अब बात ये आती है कि स्टेट अपने आप को रिप्रेजेंट उसी तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि स्टेट सब कुछ है। स्टेट इस वजह से सब कुछ नहीं, स्वतंत्रता सबको मिली हुई है, हर आदमी अपना पक्ष रख सकता है, न्यायालय ऐसा बना हुआ है। कोरिया में तो हम लोग रहते नहीं, नॉर्थ कोरिया में, कि जो कुछ है राज्य ही सब कुछ ना, चाइना में रहते हैं। तो वैसी कंडीशन में हम भी अपना पक्ष रखेंगे, अपने वकील खड़ा करेंगे। तो इसीलिए अगर आप जो भी सहयोग देंगे, याची से महत्वपूर्ण है वकील खड़ा करना, और वकील पैसे से खड़ा होगा, तो पैसा इसीलिए ज़रूरी है। अब अगर आप चाहें, आप मतलब आ जाइए, आप इकट्ठा करिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने पूरी चीज़ को एनालिसिस करके पीछे से रख रखा है, उसके साथ सकारात्मकताएं जुड़ी होंगी इस चीज़ की कि उसे चीज़ें आगे कैसे करनी है, किस ऑर्डर में कब कहाँ पे लगाया गया, क्या किया गया, वो जानकारियाँ होंगी। तो निश्चित तौर पर उसके साथ जुड़े। गलती से जनरल भर दिया फॉर्म में, क्या सही हो सकता है? रवि तोमर जी, अगर जनरल गलती से आपसे भर गया है और उसके बाद आपके गुणांक 97 से, आपके नंबर 97 से ऊपर हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में चुने जाएंगे, क्योंकि हमारी ओएमआर में तो ऐसा कुछ था नहीं जो आपको पता कर पाए, और केवल फॉर्म में ही था जो कुछ था जो आपकी कैटेगरी को तय कर पाएगा, आप किस कैटेगरी में हैं, इधर हैं या उधर हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो भी व्यवस्था है आरक्षण की, वो उस टाइम फॉर्म भरते टाइम जो लागू हुई थी वही कर सकते हैं। कई लोग कह रहे थे ईडब्ल्यूएस का 10%, तो फॉर्म भरते टाइम ही 10% का तय नहीं हो पाया था। हाँ, अगर रिजल्ट उसी पे आएगा जो आपका ये है। अभी आगे एक भर्ती का विज्ञापन और आएगा, एक फॉर्म और भराया जाएगा, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ों को सरकार दे सकती है। आयुष भाई, मन बड़ा दुखी है, क्या अभी कोई संभावना एक नंबर बढ़ने का? ज़िंदगी नहीं लगता कि अब रहेगी? भैया जी कुछ बताइए। ज़िंदगी यार बहुत बड़ी है मेरे भाई, ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, ज़िंदगी तो रहेगी, सब कुछ रहेगा। कुछ नहीं, लोग पता है आपका एक नंबर रह गया, आप भर्ती से पीछे रह जाएंगे, मैक्सिमम होगा, कई लोग रह जाएंगे। मैं भी कई भर्तियों से पीछे रह गया। यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है ऊपर ही, कितना है ये, लगभग 5-6 भर्तियाँ हो गई हैं, जिनमें थोड़ा थोड़ा नंबर से आगे पीछे रह गया हूँ। तो ज़िंदगी तो तब भी चल रही, आपके सामने बैठा हुआ हूँ, आगे भी ऐसे ही बैठा मिलूँगा। लोग चुनाव हार जाते हैं, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, अब्राहम लिंकन के बारे में सुने हैं, तो नंबर बढ़ना नहीं होगा, वो तो बात की बात है, आगे देखा जाएगा। भाई तुम किसके साथ हो, सर्वेश या शिवेंद्र? उसी को पैसा देंगे। भाई साहब, मैं इस ग्रुप पे लाइव आया हूँ, सर्वेश जी ने इस पे काम, मतलब ये ग्रुप बनाया है, सर्वेश जी के साथ हूँ मैं। और साथ की बात यह है कि कोई अलग नहीं है, लेकिन बात यह है कि सर्वेश जी के थोड़ा अपना अपना विश्वास का स्तर है, कुछ लोग उधर साथ हैं, कुछ लोग इधर साथ हैं, कोई आदमी अकेला नहीं है। तो मैं निश्चित तौर पर इस समय सर्वेश जी के साथ हूँ, और आगे भी अभी उन्हीं के साथ हूँ, जब तक तब तक नियुक्ति नहीं हो जाती। और फिर तो मतलब संबंध तो किसी से छोटे मोटे नहीं होते। राजनेताओं को देखते हैं आप, वो कितना चालाक होते हैं, सब आपस में बात करते हैं। क्या पता ये सब आपस में बात कर रहे हो, आपको लग रहा हो बीएड बीटीसी और जी 40 45 90 97, हम सबको लग रहा हो हम भी क्या हैं, हम भी छोटे मोटे आदमी हैं। जब बड़े नेता लोग हैं भाई साहब, इनके बारे में मत सोचिए। मेरा मोबाइल नंबर खो गया है भाई साहब, मिल जाएगा, सरकार मिलवा देगी, सरकार थाली देगी। क्यों? क्योंकि खाना वो देने वाली है।
बिल्कुल विक्की भाई, मैं आपको वही बता रहा हूँ, खाना जो देगा वही व्यवस्था कर देगा और भी चीज़ की। भाई साहब ओएमआर ये है सामने, इसमें जो कुछ भी यहाँ पे लिखा जाएगा इसमें, वो ओएमआर की मशीन नहीं पड़ती, मशीन होती है एक, उसमें ऐसे ओएमआर डाली जाती है, ठीक। और वो झट 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 पूरा सब रीड करती चली जाती है। उसमें रीडर लगा होता है, ऑप्टिकल रीडर, वो ऑप्टिकल मार्क को रीड करता जाता है जो भी मार्क हैं। तो इसलिए चिंता ना करिए। अब वही प्रश्न घूम घूम के आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है लाइव काफ़ी देर तक चल चुका है। इसके बाद भी यदि सर एस्ट्रिक का मतलब क्या है? एस्ट्रिक का मतलब भाई साहब होता है अभी तक पीएनपी के इतिहास में कि कॉमन नंबर। बाकी पीएनपी स्पष्ट करना चाहिए था, नहीं किया है, ये टेक्निकल फॉल्ट है। मुझे उम्मीद थी करेगी क्योंकि पहले करती आई है। पर क्या उत्तर कुंजी को लेके स्टे ले सकते हैं? हाँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिला जिसको लेकर के पीएनपी अड़ गई कि हम बढ़ाएंगे नहीं, और कोर्ट अड़ गया कि ये क्वेश्चन हम चाहते हैं इसके ऊपर डिस्कशन हो, क्लियर करो पूरी तरह से, तब कोर्ट स्टे लगा देगी। ऐसा हुआ कि कोई एक क्वेश्चन सही में गलत हुआ, उसको लेकर के लोग गए, तो पीएनपी मान लेगी चलो ठीक है हम दे रहे हैं नंबर एक आध, तो वो बढ़ जाएगा, तो वो चीज़ है। और इसके अलावा बताइए, हाई स्कूल इंटर में सर 1 साल एक्स्ट्रा अंतर है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई साहब, इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं होगी। रिजल्ट कब तक आएगा ये बताओ? रिजल्ट भाई साहब जब चाहो तो आप, तब आपका रिजल्ट तो आ ही गया, आंसर की से पता ही चल गया होगा, है नहीं? बाकी और भी चीज़ें आ जाएंगी। दोनों टीमें अलग अलग वकील करेंगी भाई साहब। मैं कहता हूँ अगर 1-1 करोड़ चंदा 10 लोग इकट्ठा कर लें तो 10 वकील खड़ा कर दिए जाएं। जितना तगड़ा पैनल, जितने ज़्यादा वकील, उतना ज़्यादा कोर्ट के ऊपर दबाव, जितने लोग बात करने वाले, है नहीं? कौन सा वकील होगा, कौन सा वकील होगा, कौन सा वकील होगा? शुभम जी आपने लगातार एक ही प्रश्न किया है, मैं इसका एक बार में जवाब दे देता हूँ। वकील को लेकर के टीम एक छोटी सी चीज़ के ऊपर काम कर रही है, वो ये है कि पुराने टाइम में किन वकीलों ने अच्छी तरह से जो सर्विस मैटर है उनमें अपना काम किया है। इसके लिए अलग अलग काउंसिल से, अलग अलग स्तर पे लोगों से जिन्होंने किए हैं वकील, उनसे बात हो रही है। निश्चित तौर पर थोड़े बहुत हम करीब पहुँचे हैं निर्णय की कि हमको कौन से वकील करने हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि किसको किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते एक छोटी सी गलती आगे के लिए दिक्कत पैदा करे। पैसा भी काफ़ी लेंगे, एक एक हियरिंग का 3 लाख 4 लाख लेंगे, तो